नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प मूवी की कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक बहन की बेइंतहा मोहब्बत और संघर्ष की दास्तान है। ये कहानी उस बहन की है जो अपने भाई के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। उसका भाई फांसी की सजा का सामना कर रहा होता है, लेकिन ये बहन अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती है। अब सवाल यह है कि क्या वो अपने भाई को इस मुश्किल से बाहर निकाल पाती है या नहीं। इस कहानी में हम ये जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत हम करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत में हम सत्या और उसके छोटे भाई अंकुर से मिलते हैं। सत्या अपने भाई से बेहद प्यार करती है। वो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती है और उसकी माँ का निधन कुछ साल पहले ही हो चुका है और अब वो दोनों अपने पिता के साथ रहते हैं। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में ऐसा भयानक मोड़ आता है जिससे उसकी दुनिया ही बदल जाती है। एक दिन जब सत्या और अंकुर स्कूल से लौट रहे होते हैं, वो जैसे ही अपने फ्लैट पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक खौफनाक मंजर देखने को मिलता है। उनके पिता ने बालकनी से छलांग लगा ली होती है। अपने पिता को इस हालत में देखकर अंकुर बुरी तरह से डर जाता है और सत्या अपने भाई को कसकर गले लगा लेती है। पिता के चले जाने के बाद सत्या और अंकुर बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। इसके बाद कहानी में कुछ सालों का समय बीत जाता है और अब सत्या और अंकुर बड़े हो चुके होते हैं। सत्या एक होटल में काम करती है जो उसके बड़े पापा का है। पिता के निधन के बाद सत्या और अंकुर को उनके बड़े पापा ने ही सहारा दिया था और अब सत्या अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके होटल में काम करने लगी है। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। सत्या के बड़े पापा की बेटी की शादी होने वाली थी और जाहिर सी बात है कि शादी उनके ही होटल में होनी थी। इस शादी के लिए उनका बेटा कबीर भी अमेरिका से वापस आ रहा था, जहां वह अपनी पढ़ाई कर रहा था। कबीर और अंकुर की आपस में गहरी दोस्ती थी, जैसे सगे भाई होते हैं उसी तरह की गहरी दोस्ती थी। दोनों का रिश्ता बेहद खास था। अंकुर जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, अपने एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अंकुर का यह प्रोजेक्ट उसके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और वह इसे सबसे पहले अपने बड़े पापा को दिखाना चाहता था, क्योंकि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़ी हुई समझ और अनुभव था। जब अंकुर अपने बड़े पापा को यह प्रोजेक्ट दिखाता है तो उन्हें वह बेहद पसंद आता है। वे खुशी से कबीर को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो अंकुर इंडिया में रहकर भी कितनी शानदार चीजें सीख गया है। वो तुमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। लेकिन यह सुनकर कबीर को कोई जलन नहीं होती, बल्कि वह अंकुर की तरक्की देख करके खुश होता है। कबीर सच्चे दिल से अंकुर का समर्थन करता है और चाहता है कि वह आगे बढ़े। इसलिए अंकुर के बड़े पापा वादा करते हैं कि अंकुर के प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की बात करेंगे। इस बात से सत्या, अंकुर और कबीर तीनों बेहद खुश हो जाते हैं। अंकुर के प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए उनके बड़े पापा कबीर और अंकुर को एक बिजनेस ट्रिप पर भेजने का फैसला करते हैं। इस ट्रिप के लिए उन्हें हंसी दव नामक एक आइसलैंड पर जाना होता है, जिसे मलेशिया के पास दिखाया गया है। वैसे तो ये हंसी दव नाम की कोई जगह असल में मौजूद नहीं है, लेकिन इस फिल्म में इसे एक ऐसी कंट्री के रूप में दिखाया गया है जहाँ के नियम कानून बहुत सख्त होते हैं, कुछ कुछ कोरिया की तरह। हालांकि सत्या को अपने भाई अंकुर से कभी दूर नहीं रहना पसंद था, इसलिए उसे अकेला भेजने का ख्याल परेशान कर रहा था। उसने हमेशा अपने भाई का ख्याल रखा था और उसे अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहती थी। मगर दूसरी ओर वह चाहती थी कि अंकुर तरक्की करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। इसी ख्याल के साथ वह अंकुर को इस बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार कर देती है और कबीर और अंकुर खुशी खुशी हंसी दव के लिए रवाना होते हैं। अब कहानी में एक और जबरदस्त मोड़ आता है। कबीर और अंकुर दोनों हंसी दव आइसलैंड पर पहुंच चुके होते हैं। अंकुर जहां अपने काम और प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं दूसरी तरफ कबीर का ध्यान पार्टियों और मस्ती में लगा रहता है। एक दिन कबीर एक पार्टी में जा रहा होता है और वह जबरदस्ती अंकुर को भी अपने साथ ले जाता है। पार्टी में कबीर ने अपने दोस्त से एक नशीला पदार्थ मंगवाया होता है, लेकिन अंकुर को इस बात की कोई खबर नहीं होती है। पार्टी खत्म होने के बाद कबीर और अंकुर वापस अपने होटल के लिए निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी में एक लड़की दिखती है। कबीर उसे छेड़ते हुए हाय करता है, लेकिन उस लड़की का जवाब उसे गुस्से में मिडिल फिंगर दिखाकर मिलता है। इससे कबीर चिढ़ जाता है और गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उसका पीछे करने लगता है। इस दौरान कबीर का ध्यान सिग्नल पर नहीं जाता है और वह रेड लाइट को क्रॉस कर देता है। तभी पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें रोककर उनकी गाड़ी की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान पुलिस को गाड़ी में वही नशीला पदार्थ की पुड़िया मिल जाती है जिसे कबीर ने पार्टी में मंगवाया था। तुरंत ही पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कबीर के पापा को इस घटना की जानकारी मिल चुकी होती है। वह तुरंत अपने लॉयर जसवंत को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जसवंत को तुरंत हंसी दव जाकर किसी भी हालत में कबीर और अंकुर को बचाना होगा। इस खबर से कबीर और अंकुर का परिवार बेहद परेशान हो जाता है, खासकर सत्या, जिसे विश्वास ही नहीं होता कि उसका भाई इतनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि इस स्थिति में सब कुछ वकील के हाथ में था। जसवंत जब हंसी दव पहुंचता है और मामले की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि नशीली पुड़िया कबीर के पास से मिली थी, न कि अंकुर के पास से। वह तुरंत यह खबर कबीर के पिता को फोन पर बताता है और कहता है कि इस मामले में वह सिर्फ एक ही व्यक्ति को बचा सकता है।
जसवंत सुझाव देता है कि अगर वे सारा इल्जाम अंकुर पर डाल दे तो कबीर को आसानी से बचाया जा सकता है। कबीर के पिता अपने बेटों को बचाने के लिए यह सुझाव मान लेते हैं और जसवंत से कहते हैं कि किसी भी तरह कबीर को बचाओ, अंकुर का जो होता है होने दो। इसके बाद जसवंत कबीर से मिलने जाता है और उसे बताता है कि अगर वह बचना चाहता है तो उसे सारा इल्जाम अंकुर पर डालना होगा। उसे कोर्ट में यह कहना होगा कि वह नशीली पुड़िया अंकुर की थी। यह सुनकर कबीर असमंजस में पड़ जाता है। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो अंकुर मुश्किल में फंस जाएगा। कबीर इस दुविधा में होता है कि अपने आप को बचाने के लिए वह अपने छोटे भाई को इस गहरे जाल में फंसने दे या नहीं दे। कहानी अब एक और नाटकीय मोड़ लेती है दोस्तों। जसवंत वकील कबीर को समझाता है कि अगर उसे खुद को बचाना है तो उसके पास बस एक ही मौका है, सारा इल्जाम अंकुर पर डालने का। इसके बाद जसवंत वकील अपनी चाल को और आगे बढ़ाता है और अंकुर से मिलता है। वह अंकुर को एक झूठी कहानी सुनाता है और उससे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने लगता है। जसवंत अंकुर से कहता है कि कबीर के पास पहले भी नशीली पुड़िया पाई गई थी और वह अमेरिका में भी इस तरह के एक केस में फंस चुका है। अगर इस बार भी वह पकड़ा गया तो उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जसवंत अंकुर से कहता है कि अगर तुम अपने भाई से प्यार करते हो तो तुम ये छोटी सी कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते। कबीर के पिता ने तुम दोनों भाई बहन को अपनी औलाद जैसा प्यार किया है और तुम उनके बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते। इसके बाद वह अंकुर को यह भी आश्वासन देता है कि अगर वह यह कोर्ट में कह देता है कि पुड़िया उसकी थी और उससे बचने के लिए उसे कबीर को जेल में डाल दिया गया तो उसे केवल 9 महीने की सजा होगी। जसवंत उसे यह भी कहता है कि वह जल्द ही उसे छुड़वा लेगा और उसे इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। अंकुर अपने भाई और परिवार के प्यार में अंधा होकर जसवंत की बातों में आ जाता है और सहमति दे देता है। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता है कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहा है। कोर्ट में अंकुर जसवंत के बताए अनुसार सारा गुनाह अपने सिर ले लेता है और कह देता है कि नशीली पुड़िया उसकी थी और उसने उसे कबीर की जेब में डाल दिया था। इससे कबीर को कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन असली झटका तब आता है जब कोर्ट अपना अंतिम फैसला सुनाती है और अंकुर को 3 महीने बाद मौत की सजा सुनाई जाती है। यह सुनकर अंकुर बुरी तरह से घबरा जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी एक छोटी सी कुर्बानी उसे इतनी बड़ी सजा दिलवा देगी। इसी बीच सत्या को भी अब भयानक सच्चाई पता चल जाती है कि जसवंत वकील ने कबीर को बचाने के लिए उसकी चाल के तहत अंकुर को फंसा दिया है। यह जानकर सत्या का दिल टूट जाता है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। वह ठान लेती है कि वह किसी भी हालत में अपने भाई को बचाएगी। उसके बड़े पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्या किसी की नहीं सुनती। वह अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद हंसीदौ जाने का फैसला करती है और सफर पर निकल पड़ती है। अब कहानी एक और भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है दोस्तों। जब सत्या हंसीदौ जाने के लिए एयरपोर्ट पर होती है, उसकी मुलाकात वहां लॉयर जसवंत और कबीर से होती है। कबीर सत्या को देखकर तुरंत ही भावुक हो जाता है और उसे गले लगाकर रोने लगता है और बार बार माफी मांगता है। वह अपनी गलती और कमजोरी को स्वीकार करता है, लेकिन सत्या कुछ नहीं कहती। जसवंत वकील भी अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैंने अंकुर को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन सत्या इतनी भोली नहीं थी। उसे पहले से ही शक था कि उसके बड़े पापा और जसवंत वकील मिलकर यह चाल चली है ताकि कबीर को बचाया जा सके, और अब उसकी शंका पुख्ता हो गई थी। फिर भी वह कुछ नहीं कहती और चुपचाप हंसीदौ के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हमें जेल का एक दृश्य दिखाया जाता है जहां उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। इस जेल में कैदियों को बेहद बर्बर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। सत्या हंसीदौ पहुंच चुकी थी, लेकिन उसे अपने भाई अंकुर से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात कुछ अन्य लोगों से होती है जिनके परिवार के सदस्य भी उसी जेल में बंद थे। ये लोग भी इंडिया से ही थे और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए वहां आए हुए थे, ठीक उसी तरह से जैसे सत्या अपने भाई को बचाने के लिए आई थी। सत्या की मुलाकात भाटिया नाम के एक व्यक्ति से होती है जिसका बेटा भी उसी जेल में बंद था और वह भी अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। सत्या भाटिया से अपने भाई से मिलने की गुहार लगाती है, लेकिन भाटिया उसे बताता है कि इस जेल के कड़े नियमों के चलते उसे इतनी आसानी से अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाएगा। सत्या बहुत ही निराश और परेशान हो जाती है और भावुक होकर कहती है, क्या मुझे अपनी कलाई काटनी होगी ताकि मुझे मेरे भाई से मिलने दिया जाए? भाटिया उसे समझाता है, ऐसा पागलपन मत करो, यह तरीका तुम्हें और मुश्किल में डाल देगा। इसके बाद भाटिया एक वकील से सत्या की मुलाकात करवाता है जो उसकी मदद करने को तैयार होता है। उसी वकील की मदद से सत्या को आखिरकार अपने भाई अंकुर से मिलने का मौका मिल जाता है। जब सत्या अपने भाई से मिलती है तो यह सीन बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाला होता है दोस्तों। सत्या अपने भाई से पूछती है, तुम्हें किसी ने कोई तकलीफ तो नहीं दी? लेकिन अंकुर अपनी तकलीफों को छुपाते हुए बहन को सांत्वना देता है और कहता है, दीदी जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। इस बीच मिलने का समय खत्म हो जाता है और सत्या को फिर से अपने भाई से अलग होना पड़ता है। यह मुलाकात भावनात्मक रूप से भारी थी, लेकिन सत्या हार मानने वाली नहीं थी। अब वह पूरी तरह से ठान चुकी थी कि वह अपने भाई को किसी भी कीमत पर बचाएगी। अब कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है जब सत्या और भाटिया अंकुर और अन्य निर्दोष कैदियों को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। भाटिया सत्या को एक सस्पेंडेड ऑफिसर के पास लेकर जाता है जिसका नाम मूत होता है। मूत पहले जेल में अधिकारी हुआ करता था।
लेकिन उसने गलती से एक निर्दोष भारतीय व्यक्ति जिसका नाम चंदन था उसको जेल में डलवा दिया था। चंदन पर गंभीर आरोप लगे थे और मौत की वजह से उसे कड़ी सजा मिली थी। जब मौत को पता चला कि चंदन बेकसूर था तो उसने अपने किए का बहुत पछतावा हुआ। इस गिल्टी के चलते उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और तब से वह लगातार चंदन को जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सत्या, भाटिया और मूत के बीच अब एक अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी थी। भाटिया अपने बेटे टोनी के लिए केस लड़ रहे थे और सभी लोग अब अंकुर, टोनी और चंदन को जेल से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाने में जुट जाते हैं। हालांकि जब सत्या और भाटिया मूत से अपने प्लान में शामिल होने की बात करते हैं तो मूत स्पष्ट रूप से कह देता है कि हम कानून के खिलाफ जाकर बच्चों को नहीं छुड़ा सकते। दूसरी तरफ जेल के अंदर अंकुर की भी काफी दोस्ती टोनी और चंदन से हो चुकी थी, क्योंकि वो दोनों भी भारत से ताल्लुक रखते थे। टोनी अंकुर को बताता है कि वह पिछले 2 सालों से जेल से बाहर निकलने के लिए एक टनल, सुरंग खोद रहा है। यह टनल जेल के बाहर तक जाती थी और वे चोरी छिपे इसे तैयार कर रहे थे। टोनी अंकुर को इस प्लान में शामिल होने के लिए कहता है और अंकुर भी उनके साथ मिलकर टनल खोदने में लग जाता है। इधर सत्या और भाटिया अभी भी मूत को अपने प्लान का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मूत मानने को तैयार नहीं था। सत्या अब हार मानने वाली नहीं थी। वह मूत से कहती है, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हमारे बीच एक फाइट होगी, जो भी इस फाइट को जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। इसके बाद सत्या और मूत के बीच एक जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। मूत सत्या पर भारी पड़ता है और उसे काफी बुरी तरह से मारता है। लड़ाई के दौरान सत्या के मुंह और नाक से खून बहने लगता है, लेकिन सत्या का जुनून उसे हारने नहीं देता है। वह अपने भाई को बचाने के लिए आई थी और उसने ठान लिया था किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। अपनी पूरी ताकत और जज्बे के साथ सत्या आखिरकार मूत को हरा देती है। मूत को समझ आ जाता है कि सत्या अपने भाई को बचाने के लिए कितनी गंभीर है। उसने शर्त हारने के बाद अपनी बात का पालन किया और उनके साथ इस मिशन में शामिल होने का फैसला कर लिया। अब मूत भी सत्या, भाटिया और बाकी कैदियों को बचाने की इस योजना का हिस्सा बन जाता है। अब कहानी में और भी अधिक तनाव और उत्सुकता बढ़ने लगती है जब सत्या, मूत और भाटिया ने मिलकर एक प्लान तैयार किया था कि वे टोनी, अंकुर और चंदन को किचन के रास्ते जेल से बाहर निकालेंगे। मूत को जेल के अंदर की सभी सीक्रेट रास्ते और सुरंगों की जानकारी थी, क्योंकि उसने कई साल से उस जेल में काम किया था। दूसरी ओर अंकुर और उसके दोस्तों को यह भी बताया गया था कि उन्हें अपनी शिफ्ट के दौरान किचन में जाना है, लेकिन असल में उनका मकसद सुरंग के पास पहुंचकर खुदाई करना था ताकि वे बाहर निकल सकें। लेकिन यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुलिस ऑफिसर्स उन तीनों को किचन में काम करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जब वे पुलिस की बात मानने से इनकार कर देते हैं तो उन पर बुरी तरह से अत्याचार किया जाता है और उन्हें पीटा जाता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि किचन में जाना उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि सत्या और मूत किचन से ही उन्हें निकालने का प्लान बना रहे थे। टोनी को एक और समझदारी भरा आइडिया सूझता है। वह अपने, अंकुर और चंदन के खाने में कुछ ऐसा मिला देता है जिससे उन तीनों को उल्टियां होने लगती हैं। जब जब उनकी तबीयत खराब हो जाती तो जेल प्रशासन उन्हें हॉस्पिटल भेजने का फैसला करता है। यह प्लान कामयाब होता है और जैसे ही उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है वे वहां से सुरंग के जरिए बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे सुरंग से बाहर निकलते हैं, जेल का बेरहम पुलिस ऑफिसर लांडा, जो बेहद खतरनाक था, उसको भागने की खबर मिल जाती है। वह तुरंत अपने आदमियों के साथ उस टनल तक पहुंच जाता है। इस भागम भाग के दौरान पुलिस उनके पीछे लग जाती है। एक कड़े संघर्ष के बाद भी वो तीनों ज्यादा दूर तक भागने में सफल नहीं हो पाते। आखिरकार पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। इस हंगामे में टोनी को गोली लग जाती है, जिससे हालात और गंभीर हो जाते हैं। इस देश का एक सख्त कानून यह था कि कोई कैदी भागने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ 4 दिनों के भीतर ही फांसी की सजा दी जाएगी। और टोनी, अंकुर और चंदन पर भी यही कानून लागू होता है और उन्हें 3 दिनों के भीतर फांसी देने का फैसला किया जाता है। इस दुखद मोड़ पर उनके परिवारों को उनसे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया जाता है। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच गई है दोस्तों, जहां सत्या अपने भाई अंकुर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। जब वह अपने भाई से मिलने जाती है तो दोनों बेहद भावुक हो जाते हैं। सत्या के दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, उसे किसी भी हालत में अपने भाई को बचाना है, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। वह दृढ़ निश्चय के साथ मूत और भाटिया से कहती है कि उसे अब अपने भाई को बचाना ही है, भले ही इसके लिए जेल में ब्लास्ट करना पड़े और पूरी जेल को नष्ट करना पड़े। मूत, जो एक पुलिस अधिकारी है, इस योजना का सख्त विरोध करता है। वह कहता है कुछ निर्दोषों को बचाने के लिए सभी अपराधियों को आजाद नहीं कर सकता। उसका मानना है कि सत्या को सही और गलत का फर्क समझना चाहिए, लेकिन सत्या का जवाब बेहद स्पष्ट होता है। उसे सही और गलत से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपने भाई की परवाह है। इस पर मूत सत्या का साथ छोड़ देता है और कहता है जो करना है करो। अब सत्या अकेले अपने मिशन को पूरा करने के लिए संकल्प लेती है। सत्या का प्लान था कि वह जेल की बिजली बंद कर देगी और फिर वहां ब्लास्ट करेगी ताकि जेल की दीवारें टूट जाएं। लेकिन जब वह बिजली बंद करने के लिए पहुंचती है तो वहां मूत पहले से ही मौजूद होता है। मूत सत्या की योजना को रोकने के लिए एक पुलिस अधिकारी को भी साथ लाया था। वह सत्या को गिरफ्तार करवाना चाहता था ताकि इतनी बड़ी तादाद में अपराधियों को भागने का मौका न मिले। लेकिन सत्या अब किसी भी चीज से डरने वाली नहीं थी। इसके बाद सत्या और मूत के बीच में एक भयानक लड़ाई होती है। इस लड़ाई में सत्या
मूत को धक्का मारती है, जिससे वह पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब सत्या के पास कोई और रोकने वाला नहीं था। उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी और ट्रक में सिलेंडर मंगवा लिए थे। उसने जेल की बिजली की तार काट दी और जैसे ही जेल में जनरेटर ऑन किया गया, उसने सिलेंडरों को फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिससे जेल की दीवारें टूट जाती हैं और सभी कैदियों के कमरे खुल जाते हैं। जेल में भगदड़ मच जाती है और कैदी इधर उधर भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच सत्या अपने भाई अंकुर को ढूंढने के लिए इधर उधर भागती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही है, उसे अपने भाई को बचाना है। क्या सत्या इस अंतिम क्षण में अपने भाई को सुरक्षित निकाल पाएगी? यही सवाल अब हर किसी के मन में है। जैसे ही कहानी अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ती है दोस्तों, सत्या अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ अपने भाई अंकुर और टोनी को बचाने की कोशिश कर रही है। इंस्पेक्टर लांडा, जो एक बेहद क्रूर है, सभी कैदियों को एक एक करके शूट करने लगता है। इसी बीच सत्या अपनी चतुराई और तेजी से अंकुर और टोनी को एक सेल से बाहर निकालने में सफल हो जाती है। लेकिन अचानक लांडा उनके सामने आ जाता है और उन तीनों को मारने की कोशिश करता है। तभी भाटिया की एंट्री होती है, जो अपनी वैन को आग में लेकर आता है। वह सत्या, अंकुर और टोनी को रेस्क्यू करता है, लेकिन इसी बीच लांडा की बंदूक से एक गोली चल जाती है और भाटिया को लग जाती है। भाटिया वहीं पर गिर जाता है और अंतिम सांसों में सत्या से कहता है, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। यह एक भावनात्मक पल होता है, जहां भाटिया अपनी जान देते हुए भी सत्या और उसके भाई की सुरक्षा की चिंता करता है। सत्या तुरंत ही टोनी को लेकर वहां से भागती है और वे लोग समुद्र के रास्ते मलेशिया जाने का फैसला करते हैं। लेकिन लांडा, उनकी टीम उनका पीछा करने लगती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। मलेशिया की पुलिस को जब गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है, तो वे तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और लांडा के आदमियों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। भाटिया की पूर्व योजना के कारण सब कुछ पहले से तय था। वह एक क्रिमिनल था और उसकी पहचान बहुत दूर दूर तक थी, इसलिए उसने पहले से ही मलेशिया पहुंचने का इंतजाम कर रखा था। इस तरह सत्या, अंकुर और टोनी मलेशिया पहुंच जाते हैं और वहां से सुरक्षित रूप से इंडिया लौट जाते हैं। इस कहानी के अंत में सत्या और उसके भाई की प्रेम कहानी एक नए सिरे से शुरू होती है। भले ही उन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और बलिदान उन्हें फिर से एक साथ लाता है। दोस्तों, यह थी पूरी फिल्म की कहानी, जिसमें साहस, प्रेम और परिवार की अहमियत को दिखाया गया है। आशा है आपको यह फिल्म बहुत पसंद आई होगी। हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ऐसी ही कहानियों के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार मूवी में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।